गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग एक ऐसी परंपरा जो विदेशी और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से हमारे देश में प्रवेश कर गई। विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में मनाया जाने वाला उत्सव, और इस अध्याय के अंतर्गत उस उत्सव के ऊपर व्यवहार, विचार, संस्कार और परंपराओं के टकराव की स्थिति को यशोधर बाबू और उनके परिवार के माध्यम से प्रकट करने का लेखक का प्रयास। संतान का आधुनिक होने की होड़ में अपने पिता का अपमान करना और पिता के द्वारा ये विचार करना कि संतान उनका कहा माने, इस प्रकार विरोधी स्थितियां यशोधर जी के परिवार में बार बार दिखाई जा रही हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 9। जब उसके बुआ को पैसे भेजने की बात आती है तो संतान के द्वारा पिता को साफ शब्दों में मना कर दिया जाता है कि बुआ को देने के लिए उसके पास तो पैसे नहीं हैं, या वो बुआ को भेजने के लिए पैसे नहीं देगा। इसके बाद यशोधर जी का नारा, हमारा तो सेप ही ऐसा ठहरा। सेप साहब को कहा जाता है, जो बोलचाल में ऐसा शब्द है। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि यशोधर ने जो कुछ भी सीखा वो किशनदास से सीखा। उनके स्वयं के जीवन के देखे गए या संचित किए गए अनुभव उनमें नहीं है। मतलब सुनी सुनाई बातों को उन्होंने अपना अनुभव बताया और वो परिवार को उन्हीं अनुभवों को बांट रहे हैं जिसका विरोध उनका परिवार कर रहा है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। अल्मोड़ा उत्तरांचल में एक क्षेत्र का नाम है। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही, मैट्रिक 10वीं मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। और कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ रहने के कारण यहाँ पर भी उनको देखने को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी बातें बना डालते हो, यादें बना डालते हो। किशनदा को भी जो मालूम था वो उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। मतलब किशनदा ने भी जो सीखा था वो गांव के लोगों से सीखा था, उन्होंने स्वयं नहीं सीखा। और किशनदा से किसने सीखा? यशोधर बाबू ने सीखा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े। मतलब वो आधुनिक विचारधारा को स्वीकार करने वाला व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि वो पुरानी परंपरावादी विचारों को स्वीकार करता था, और इसलिए उनको यहाँ पर बूढ़े की संज्ञा यशोधर जी के पत्नी के द्वारा दी गई है। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे। गज़ल हुई और सहगल के गाने। मतलब इनके जवानी के शौक़ के बारे में चित्रण करते हुए किशनदा के बुढ़ापे के ऊपर व्यंग्य और यशोधर जी के संस्कारों के ऊपर व्यंग्य उनकी पत्नी के द्वारा बार बार किया जाता है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में यह बगैर बाहाँ का ब्लाउज पहनना, ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना,
ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम पड़ते हैं। मतलब अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा होती है कि पत्नी आधुनिकताओं का आचरण कर रही है पुत्री के कहने पर, और पति को ये बात बुरी लगती है, क्योंकि उम्र के साथ व्यक्ति में समझदारी आती है, बदलाव संस्कारों का होता है, विचारों का होता है, और कपड़ों का बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा यशोधर बाबू मानते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि कोई किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन आज वर्तमान में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही है कि हर आदमी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने में ज़्यादा आनंद की अनुभूति करता है। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं रमता। परम सत्ता ईश्वर, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। कौन से बातों के लिए? धार्मिक क्रियाकलापों के लिए। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए, वानप्रस्थ प्राचीन समय में 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब गृहस्थ का समय पूर्ण करके व्यक्ति वानप्रस्थ की ओर चला जाता था और वन की ओर प्रस्थान करता था और अपने आत्मकल्याण में तल्लीन होता था। तो वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर्ड होकर। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे? इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह ही वो झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर पर ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, कि व्यक्ति को जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, यही उत्तम स्वास्थ्य की निशानी और बुद्धिमान होने की निशानी है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते हैं कि वो चाय पीकर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है और आए हुए अतिथि को चाय और नाश्ता आदर सत्कार के रूप में दिया ही जाता है। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते हैं। यशोधर बाबू ने किशनदा को दफ्तर और घर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। अब किशनदा किस तरह से निकलते थे? सुबह कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। ये किसका व्यक्तित्व था? ये किशनदा का व्यक्तित्व था जब वो सुबह सुबह घूमने के लिए जाते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे
तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य, मतलब उनके बाद शिष्य की परंपरा में जो सर्वोत्कृष्ट शिष्य होता है उसे कहा जाता है पट्ट शिष्य, यानी उनके पाटे को स्वीकार करने वाला, उनकी गद्दी को स्वीकार करने वाला। और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनके कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जनेऊ पूनियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है, क्योंकि आज वर्तमान में बदलती परंपराओं के साथ, बदलते संचार के साधनों के साथ, विज्ञान के विकास के साथ साथ लोगों की रुचि अन्य चीज़ों में हो चुकी है। इन प्राचीन खेलों में, प्राचीन उत्सवों में, प्राचीन परंपराओं में आज लोगों की रुचि देखने को नहीं मिलती है। इसलिए बच्चे आधुनिक थे और यशोधर परंपरावादी थे। वो किशनदा की परंपरा को निभा रहे हैं और बच्चों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ये भी एक टकराव की स्थिति को पैदा करता है। धन्यवाद।